गुड आफ्टरनून बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्वेश्चन नंबर 9 हमने होमवर्क में दिया था और आप कर ही चुके होंगे। 139.7 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। बाकी बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन को करने में, सॉल्व करने में कोई दिक्कत तो जाती नहीं है। हल्की सी एक दिक्कत आपको लास्ट में, वो कैलकुलेशन में दिक्कत भी कुछ नहीं है, हल्का सा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकती चीजें, है ना। चीजें हो जाएगी, करीब ही है। ये तो खैर छोटी सी कैलकुलेशन है, आपने कोरिलेशन कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व की है। ठीक है ना, तो घबराने का नहीं इससे। अभी क्या करते कि जैसे मैंने आपको बोला था बच्चों, पहले भी मैंने आपको ये कमिट किया था कि क्वेश्चन नंबर 9 करने के बाद हम एक बार शुरू से देखेंगे कि हमारे एक ही टॉपिक रहता है वैसे, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं शुरू से एक बार रिवीजन कराते हुए भी लेके आऊंगा आपको साथ में। और 10 पेजेस हम इसके खत्म कर देंगे आज की क्लास में, है ना। और कल से फिर इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। आगे जो टॉपिक है वो है हमारा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, बहुत सिंपल है, वो भी कुछ नहीं है। इनफैक्ट जो अभी तक किया है उससे भी सिंपल है। भैया कितना अपने गंदी की है पीडीएफ। चलो, ये इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं बच्चों। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं नटशेल में कि हमें क्या करना है। ये चैप्टर ही सिखाता है कि चेंजेस का मैग्नीट्यूड क्या है, वो मैग्नीट्यूड हमें पता लग जाता है। और खासकर पूरा का पूरे चैप्टर में जो फोकस है वो प्राइस के ऊपर है। किसके ऊपर है? कि प्राइस में कितना चेंजेस हुआ वो अपने को निकालना होता है। फिर इंडेक्स नंबर का मीनिंग उसने बताया, हल्का हल्का सा आपके साथ वापस से रिकॉल कराता हूँ आपको। ये कि स्टैटिस्टिकल टूल या डिवाइस आप बोल सकते हो, या टेक्निक बोल सकते हो, जिससे जो रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं उनके मैग्नीट्यूड में चेंज कितना हुआ वो पता चलता है हमें। और वो जो चेंज हम निकाल सकते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं और लोकेशन के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, जो चेंज निकालते हैं वो रिपीट हुए बातें की प्राइस और प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह में हम चेंजेस निकाल सकते हैं। इसको क्या भी बोलते हैं बच्चों? हाँ, बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये जो इंडेक्स नंबर होते हैं इनको हम परसेंटेज में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। बात करते हैं किसकी? प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। यही टॉपिक मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, ठीक है ना। और आज मैं आपको यही टॉपिक पढ़ाऊंगा, बिकॉज अभी आप इतने इनफ कैपेबल हो कि आप इस टॉपिक को समझ सकते हो। ठीक है ना। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको एक दो चीजें और रिकॉल करा देता हूं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का बैरोमीटर बोलते हैं इंडेक्स नंबर को, है ना। लेकिन अगर हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में पता लगाना है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग पे क्या फर्क पड़ा, तो हम कौन सी इंडेक्स निकालते हैं बच्चों? मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बताए थे ना, छोटे छोटे 1 मार्कर क्वेश्चन। हाँ जी, भूल गए ना? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हाँ जी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलो ना, या रिटेल प्राइस इंडेक्स। चलो ऑप्शन देता हूं आपको, 2-3 चीजें मैंने आपको पूछी थी। क्वेश्चन भूल गए? क्वेश्चन सुना नहीं है। 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो बताती है, एक बताती है इन्फ्लेशन का रेट, है ना। और एक मैंने ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको कि जिसे बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इंडेक्स नंबर को बोलते हैं। ठीक है ना। इन्फ्लेशन कौन बताती है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो, उस पर क्या फर्क पड़ता है, वो किससे पता चलता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। किससे पता चलता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। अब सुनो, अब ये टॉपिक देखो, ये बात को जहन में रखना आपने कि जो मैंने आपको एक एक अभी जो बताया ना, ये थोड़ा इसको माइंड में रिटेन करना। कह रहे कि द मेजर प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स आर। मेजर प्रॉब्लम क्या आती है इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के दौरान? पहला, पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर्स। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप जो इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसका आपका मकसद क्या है, पर्पज क्या है। अगर आपका पर्पज ये पता लगाना है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितनी आई है, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालोगे क्या? नहीं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जैसे दया भाभी बोलती नहीं, ठीक है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम नहीं निकालेंगे। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे हम? होलसेल प्राइस इंडेक्स। यस और नो? बिकॉज पर्पस क्या है हमारा? पर्पस क्या है? इन्फ्लेशन को पता लगाना कि इन्फ्लेशन देश के अंदर कितनी आई, और वो पता चलती है हमें होलसेल प्राइस इंडेक्स से। लेकिन अगर हमारा पर्पस अगर
ये पता लगाना हो कि कंज्यूमर की कॉस्ट ऑफ लिविंग पे क्या इंपैक्ट पड़ा, तो उस केस में क्या हम होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालेंगे क्या? नहीं, उस केस में हम निकालेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या निकालेंगे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर सारी चीजों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, मतलब जो हमारी बास्केट में जो गुड्स है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, अलग अलग है, ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों। बच्चों की जो आप कंज्यूम करते हो और आपकी बास्केट में जो एक गुड है, आपकी लाइकिंग उसके लिए ज्यादा है। मेरी बास्केट में भी है वो गुड, लेकिन मेरी लाइकिंग उस प्रोडक्ट के लिए क्या है, कम है। तो आपके उसमें क्वांटिटी ज्यादा है और मेरे उसमें क्वांटिटी कम है। तो अगर मैं आपके लिए और मेरे लिए एक सिंगल इंडेक्स निकालूं, क्या वो दोनों को रिप्रेजेंट करेगी? नहीं, बिकॉज आपकी बास्केट में उसकी क्वांटिटी अलग है और मेरी बास्केट में उसकी क्वांटिटी अलग है। बात समझ में आ रही ना? कहने का मतलब ये है कि हमें लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी देखनी पड़ेगी। जान दो, एक और एग्जांपल देता हूं आपको और बात समझ में आएगी, और इससे एक नए टॉपिक की शुरुआत भी करता हूं जो अभी उधर मेरे को बाद में पढ़ाना होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मैं अगर ये बोलता हूं कि देश के अंदर जो महंगाई हुई है वो 7% से हुई है। कितने परसेंट से हुई है? 7% से हुई है। मैंने एक सिंगल नंबर बोला, देश के अंदर महंगाई 7% से हुई है। ठीक है, मैंने बोला मुकेश अंबानी जी को, उनके कंजप्शन में किस तरह के गुड्स आते होंगे? नॉर्मल गुड्स आते होंगे, इंफीरियर गुड्स आते होंगे, लग्जरियस गुड्स आते होंगे? लग्जरियस गुड्स आते होंगे। और वो एग्री कर गए मेरी बात से कि हाँ जी, महंगाई कितने परसेंट ही हुई है? 7% हुई है। जो इंडेक्स नंबर पहले 100 होता था हमारे गुड्स के लिए, वो अभी कितना है? 107 है। लेकिन जब मैं यही बात किसको बोलता हूं, एक मिडिल क्लास को बोलता हूं या लोअर मिडिल क्लास को बोलता हूं या सोसाइटी के पुअर सेक्शन को बोलता हूं कि महंगाई कितने परसेंट से ग्रो की है? 7% से, तो मेरे को थप्पड़ लगाता है, कह रहे कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया तू? टमाटर पहले कितने रुपए किलो आ रहे थे? 20 रुपए किलो आ रहे थे, और अभी कितने रुपए किलो आने लगे? 40 रुपए किलो आने लगे। 100% से महंगाई हुई है। तुम बोलोगे नमन भैया बात समझ में नहीं आई। बात यह है बेटा कि जो सोसाइटी का रिचर सेक्शन है और जो हमारी सोसाइटी का जो पुअरर सेक्शन है, उनका कंजप्शन पैटर्न अलग अलग है। जो लग्जरियस गुड्स कंज्यूम करते हैं उनके लिए महंगाई 7% हुई है तो जमता है, लेकिन अगर यही चीज हम गरीबों को भी चिपकाए, लोअर मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को चिपकाए, तो उनके लिए जमेगा नहीं। बात समझ में आ रही है ना? तो जब हम इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि हम सोसाइटी के किस सेक्शन के लिए निकाल रहे हैं इंडेक्स नंबर। तो पर्पस क्या है? अलग अलग है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक पर्पस आपने क्या किया, एक कोई तो मेथड पकड़ा, कोई सा भी जो आपकी मर्जी का था, ठीक है ना, और तुम उस मेथड से सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये बात अगर मैं आपको शुरू में बताता तो आपको बिल्कुल भी समझ में ना आती। शायद आज आपको 50 to 60% मेरी बात समझ में आ रही होगी, बिकॉज हर एक कंज्यूमर की बास्केट में अलग अलग टाइप के गुड्स है और एक इंडेक्स नंबर सबको रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। जिसके लिए आप इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आपको यह देखना पड़ेगा कि उस पर्पस के लिए कौन सा मेथड सबसे बेस्ट सूट करेगा। बिकॉज आपने पढ़ा है लैस्पियर का मेथड, उसका अपना ही मीनिंग है। आपने पढ़ा पाशे का मेथड, उसका अपना ही मीनिंग है। दोनों का इंपैक्ट कंबाइंड करके कौन लेता है? फिशर आइडियल इंडेक्स, उसका अपना मीनिंग है। और मजे की बात यह है, आपने इतने सारे 9 क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कराई है आपको, डिफरेंट डिफरेंट। आपने देखा होगा कि एक ही क्वेश्चन के 3 मेथड से, अगर अलग अलग लोगों के मेथड से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते, तो आंसर सेम नहीं आता। आंसर में डिफरेंसेस होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते, लेकिन हाँ डिफरेंसेस होते हैं, बिकॉज उनका अपना अपना डेफिनेट मीनिंग है और वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्या होती है, यूज होती है। तो आपको इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते वक्त इस बात का खासा ध्यान देना होगा आपको कि हमारा पर्पस क्या है। जो आपका पर्पस है, आपको मेथड वो ही सेलेक्ट करना पड़ेगा जो उस पर्पस को फुलफिल करेगा। अगर जो बास्केट में आपकी गुड्स है, आपकी बास्केट में जो गुड्स है और आप सबकी
जो इंपोर्टेंस है वो इक्वल है, और तुम लगा दो वेटेड एवरेज मेथड। कौन से वाला? मतलब वो वेटेड वाले कोई भी लगाओ आप, वेटेड एग्रीगेटिव लगाओ, है ना, या वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव लगाओ, तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि वेट में तो आपने क्या दे दिए होंगे, सबको अलग अलग वेट दे दिए होंगे, जबकि आपकी बास्केट में जो गुड्स, हर एक गुड्स जो है उनकी तो इक्वल इंपोर्टेंस है आपकी नजरों में। यस और नो? तो उस केस में हमें क्या निकालना था? हमें, हमारे को कौन सा मेथड सेलेक्ट करना था? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड या सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसको आपको समझ के चलना होगा। तो टॉपिक चल रहा है, प्रॉब्लम क्या आती है इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने में? प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले तुम्हें पर्पस पता होना चाहिए कि तुम इंडेक्स नंबर किसके लिए और क्यों निकाल रहे हो। वो पर्पस अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आप रिचर सेक्शन के लिए निकाल रहे हो, आप पुअरर सेक्शन के लिए निकाल रहे हो, आप ऐसे कंज्यूमर के लिए निकाल रहे हो जिसके लिए उसकी बास्केट में हर एक गुड्स इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, या आप ऐसे के लिए निकाल रहे हो जिसकी बास्केट में जो गुड्स है उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो सबकी वेटेज जो है वो अलग अलग है। से यस और नो? तो आपको ये ध्यान देना होगा बच्चों, कौन सा मेथड किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में सूट करेगा, आपको वही अप्लाई करना होगा, अदरवाइज एब्सर्ड रिजल्ट मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? मतलब जो आपका पर्पस था वो आपको सही एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, और जब आपको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे यानी कि गलत रिजल्ट मिलेंगे आपको। गलत इन द सेंस आपने सॉल्यूशन तो सही किया होगा, लेकिन जो मेथड आपने सेलेक्ट कर लिया वो आपकी उस सिचुएशन से मैच नहीं करेगा, और जब आप उसको सॉल्व करके उसके बेसिस पे क्या लोगे, डिसीजन लोगे। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका वो डिसीजन गलत होगा या सही होगा? वो गलत होगा आपका डिसीजन। बात समझ में आती है ना? तो आपको डिसीजन मेकिंग क्या करनी है, सही करनी है, और डिसीजन मेकिंग सही करनी है तो आपको सबसे पहले पर्पस भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आंख बंद करी और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके चलो ये आ गया तो ये वाला मेथड लगा देते, ये वाला आ गया तो ये वाला मेथड लगा देते। आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका मकसद क्या है इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने का। देखते हैं बच्चों, ये लिखा है, समझ में आ रही ना मेरी बात? सर के ऊपर से तो नहीं जा रही। पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, एवरी इंडेक्स हैज लिमिटेड एंड स्पेसिफिक यूज और पर्पस। हर एक इंडेक्स का अपना लिमिटेड पर्पस है, उसका स्पेसिफिक पर्पस है, और उसका यूज भी क्या है, स्पेसिफिक है। क्योंकि जहां पे लास्ट ईयर क्या बोलता है, बेस ईयर का वेट देने बोलता है, तो पाशे क्या बोलता है, करंट ईयर का वेट देने बोलता है। तो उनकी जो मैंने आपसे पूछा था ना कि इसका P0 Q0 का मीनिंग क्या है, P0 Q1 का मीनिंग क्या है, तो सबका मीनिंग क्या है, अलग अलग है, तो उससे अलग अलग ही आंसर आते हैं। तो वो वही तो बोल रहा है। सो द फर्स्ट स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, तो जब भी आप इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए जाएंगे तो आपको खासा ध्यान देना होगा, आपको इंपोर्टेंस ड्यू केयर देनी होगी, इज टू केयरफुली डिफाइन एंड डिसाइड द पर्पस ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ये निकाल क्यों रहा हूं और किसके ले रहा हूं, उसका पर्पस पता होना चाहिए, मैं इससे अचीव क्या करना चाहता हूं। क्योंकि जो आप अचीव करना चाहते हो अगर आपको वही नहीं पता, तो जो आप अचीव कर बैठोगे आपको खुद भी नहीं पता पड़ेगा कि तुमने क्या अचीव कर लिया और क्या अचीव करना था। कंफ्यूज मत होना कि इतनी सारी चीजें क्या क्या बोल दिया, ठीक है ना भाई? जब हमें ये नहीं पता मेरे को अचीव क्या करना है, और फिर मेरे को कुछ भी अचीव हो गया, तो मुझे क्या पता चलेगा कि मुझे क्या अचीव करना था, क्या हो गया? समझ में आ रहा है ना आपको? तो वैसा नेक्स्ट है बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर। तुमने जितने भी क्वेश्चन करे होंगे, ठीक है ना, उसमें हमने 2020 को क्या नहीं लिया है, बेस ईयर नहीं लिया है, या 2008 को बेस ईयर हमने नहीं लिया है। नमन भैया इनमें ऐसा क्या खास बात है कि आप 2020 को या 2008 को क्यों बोल रहे हो? बेटा बेस ईयर हमें वो लेना होता है कि जिस साल में इकोनॉमी ने नॉर्मली फंक्शनिंग करी हो, मतलब हमारी जो इकोनॉमी रन हुई है वो नॉर्मल तरीके से हुई है, ना तो इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो और ना ही डिफ्लेशन हो। इकोनॉमी नॉर्मली क्या की हो, रन की हो, नॉर्मली ऑपरेट की हो इकोनॉमी। नमन भैया 2020 में कोविड आया था, तो कोविड में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उनका लेवल क्या था, कम था। अब ध्यान से सुनो, देखो आपको पॉलिटिशियन कैसे पागल बनाते हैं। अब मान लियो उन्हें इंडेक्स नंबर निकालना है, क्या निकालना है, इंडेक्स नंबर निकालना है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्या निकालना है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब किसी एक नेता ने भाषण देने हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करना है अपने फेवर में, तो देखो वो गलत चीज को भी
अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है तो तुम्हारे को एक्सप्लॉइट कर लेगा वो अपनी नॉलेज से, अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है तो। लेकिन अगर तुम्हें नॉलेज है तो तुम पागल नहीं बनोगे। मान लिया बच्चों, नॉर्मली प्रोडक्शन हमारा कितना होता था? 100 यूनिट्स का होता था। कितने का होता था? 100 यूनिट्स का होता था। बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेकिन कोविड के टाइम पे प्रोडक्शन, क्योंकि सारे बिजनेसेस अचानक से क्या हो गए? बंद हो गए, लॉकडाउन लग गया, तो हम 40 यूनिट्स का ही क्या कर पा रहे हैं? प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं? प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि सारे बिजनेसेस क्या हो गए? बंद हो गए। अब लेट सपोज कोविड खत्म हुआ और प्रोडक्शन हो रहा है 80 यूनिट्स का। कितने यूनिट्स का? 80 यूनिट्स का। ये तो बच्चों बिफोर कोविड था प्रोडक्शन, ये ड्यूरिंग कोविड था, ठीक है, और ये है आफ्टर कोविड। पहले तो मुझे बताओ, प्रोडक्शन का ज्यादा होना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इससे जीडीपी बढ़ती है। ये बात मैं आपको आज बहुत अप्रोप्रिएटली नहीं समझा सकता, लेकिन 12th वाले बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं कि प्रोडक्शन का बढ़ने का मतलब है जीडीपी का बढ़ना, और जीडीपी का भी अपना एक मीनिंग होता है, वहां पे हम प्रॉपरली पढ़ते हैं, वो अलग बात है। खैर, फिलहाल तुम्हें हल्का सा बस ये तो समझ में आ रहा होगा, इतना तो फील आ रहा होगा कि हाँ, प्रोडक्शन अगर देश में बढ़ेगा तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा इनकम होगी। हल्का सा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने आपको समझाया, बिल्कुल भी नहीं समझाया मैंने आपको, बस आप ये समझो कि हाँ, कुछ तो अच्छी चीज होती है कि प्रोडक्शन का बढ़ना इकोनॉमी के लिए फायदेमंद ही होगा। अच्छा, अब एक जो पॉलिटिशियन है वो क्या कर रहा है? उसने अपनी स्पीच तैयार करी, मतलब करवाई। अपने आप तो करते नहीं है वो लोग, होशियार लोग सॉरी, होशियार लोग करते हैं, है ना, जो यूपीएससी क्लियर किए होते हैं, जो मिनिस्ट्री में होते हैं, ठीक है ना, वो लोग ही क्या करते हैं? स्पीच प्रिपेयर करते हैं, तो उन्हें अकल होती है, नॉलेज होती है कि कहाँ पे किस चीज को कैसे यूज करना है और जनता को अपने फेवर में कैसे किया जा सकता है। अपने फेवर इन द सेंस कि जिसके लिए वो स्पीच तैयार हुई है। अब वो बोलेगा, वो पॉलिटिशियन उधर मंच पे खड़ा होके बोल रहा है कि देखो, अगर हम कंपेयर करें 2020 से या पिछले सालों से, पिछले 2 सालों से, ऐसे कुछ करके बोले, तो हमने प्रोडक्शन डबल करने का काम किया है। 40 यूनिट से कितने करने का काम किया है? 80 यूनिट्स हमने प्रोडक्शन करने का काम किया है। और देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी स्पीड से हो रही है जब से हमारी सरकार है। हाँ बोलो। और स्पीड दुगनी रफ्तार पकड़ रही है। जहां 40 ही यूनिट का प्रोडक्शन होता था, वहां कितने का हो रहा है? 80 यूनिट्स का हो रहा है ना। सामने जनता होती, कभी कभी आपने उस पर देखा होगा, आज तक वगैरह पे, बाकी न्यूज चैनल पे देखा होगा, तो कुछ लोग, मैं अभी नाम नहीं बोलूंगा, ऐसे नारे लगाते रहते हैं। ऐसे स्पीच दी तो सामने से वो उसका नाम ऐसे बोलते रहते हैं, ये वो, मतलब जो भी है, वोटेवर, जो भी नाम रहता है उसका, नेता का, ठीक है ना, कि भाई देख कितना अच्छा किया, ठीक है ना। लेकिन अगर काश 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 उनमें से कोई तो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होता, तो उन्हें पता चलता कि बेस ईयर का सिलेक्शन ही यहाँ पे क्या हुआ है? गलत हुआ है। तुमने इतना डिफलेटेड, इतना गिरा हुआ बेस ईयर ले लिया कि जिस साल में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं थी, और तुम उससे कंपेयर करोगे तो तुम तो इकोनॉमी की पिक्चर अच्छी दिखाओगे। एक्चुअल में अगर कायदे से अगर कोई उधर इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होता, तो वो बोलता, ए भाई, ऐसे क्या चूरन दे रहे हो, ठीक है ना, कोई प्रोडक्शन डबल नहीं हुआ, अभी तक तो तुम उस लेवल पे भी नहीं लेके आए जो लेवल एक्चुअल में था, उसका भी जो लेवल है वो 20% से तुमने गिरा दिया, अभी तक तो तुम उस लेवल को भी मैच कर पाए। वो कब? अच्छा, जब तुम इससे कंपेयर करते हो ऐसा, तो एब्सर्ड रिजल्ट मिलते हैं आपको, मिलते कि नहीं मिलते हैं? लेकिन जब आप इससे कंपेयर करोगे तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेंगे, और पिक्चर कुछ ऑल टुगेदर डिफरेंट मिलेगी आपको। आपको पता पड़ेगा, नहीं भाई, ग्रोथ नहीं हुई है, इनफैक्ट डिक्लाइन हुआ है। प्रोडक्शन पहले 100 यूनिट का हुआ करता था पुरानी सरकार में, जब से तुम्हारी आई है तुमने तो कुछ संभाला ही नहीं है। वो बोलेगा जी कोविड आया तो ठीक है, अब चीजें नॉर्मल भी तो हो गई, तो इससे कोई 1-2% तो ग्रोथ करते, बराबर ही लाके खड़ा करते, उसके क्लोज तो लिखा था 20% का गैप है। और देखो, जबकि ये क्या कर रहा है, ये ट्विस्ट कर रहा है अपनी बात को, और इसने अपने फेवर में कर दिया, लोग उसके नारेबाजी लगा रहे हैं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। अबे कट गया तुम्हारा भाई। समझ में आ रही है आपको बात? तो बेस ईयर का सिलेक्शन आपको बिल्कुल सही करना पड़ेगा। ऐसा साल आपको बेस ईयर लेना पड़ेगा जिसमें ना तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हुई हो, बहुत ज्यादा चीजें बढ़ के आई हो, ना ही बहुत ज्यादा चीजें घटी हो, इकोनॉमी ने नॉर्मली रन किया हो। 2020
और 21 को आप बेस ईयर नहीं ले सकते। बात समझ में आ रही है आपको? बिकॉज उसमें इकोनॉमी बिल्कुल ये मान के चलो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई थी नहीं, ना के बराबर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो बस जरूरत की चीजें थी उनका ही प्रोडक्शन हुआ था। 2008 में बहुत मंदी आई थी मार्केट में, है ना। अब मान लिया कोई अपोजिशन वाला, अब ध्यान से सुनो, जो मान लिया गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के अपोजिशन वाला, अब वो अपने फेवर में स्पीच तैयार करेगा। वो अगर प्राइसेस को कंपेयर करे 2008 के प्राइसेस को आज के प्राइसेस से, क्या करे, कंपेयर करे, या मैंने उल्टा बोलना चाहिए इनफैक्ट, आज के प्राइसेस को 2008 के प्राइसेस से कंपेयर करे। 2008 में बहुत मार्केट में क्या थी, मंदी थी, हर एक चीज के प्राइसेस बहुत गिर चुके थे, और फिर वो ये दिखाए कि देखो ये जो गवर्नमेंट है इनकी वजह से कितनी महंगाई हो गई, पहले प्राइस कितने कम थे, अब तो चीजों के जो रेट है वो आसमान छू रहे हैं। तो ये भी अपने ही फेवर की बात कर रहा है, बिकॉज उसने भी बेस ईयर का सिलेक्शन क्या किया है, गलत किया है। गलत नहीं किया है, जानबूझ के ऐसे ही किया है, क्योंकि उसको पता है कि कैसे चीजों को अपने फेवर में लेके आना है। लेकिन आम जनता जिसको पता नहीं है कि 2008 में क्या हुआ था, है ना, उनका तो बन जाएगा ना। बात समझ में आ रही है ना? आपको बनना है कि नहीं बनना है? नहीं बनना है, बिकॉज आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट का कैसे यूज होता है और लोग कैसे पागल करते हैं, पागल बनाते हैं, ठीक है ना। तो बेस ईयर का सिलेक्शन बच्चों बिल्कुल सही होना चाहिए, है ना। बहुत नॉर्मल ईयर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसमें बहुत ज्यादा कुछ तो अजीबोगरीब हुआ हो या कुछ तो ऐसा डाउनफॉल में हुआ हो, ठीक है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो एब्सर्ड रिजल्ट मिलेगा, है ना, ट्रू पिक्चर आपको नहीं पता चलेगी, है ना, आपको फॉल्स नंबर्स मिलेंगे। कैसे नंबर मिलेंगे? और उनसे डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी? हाँ, जैसे हमें अभी हम करंट ईयर के प्राइसेस को क्या कर रहे हैं, आप पिछले साल का ले सकते हैं कि पिछले साल में अगर क्या रहा है, नॉर्मल रहा है, लेकिन जहां पे इकोनॉमी ने या तो आउट परफॉर्म किया हो या वर्स्ट परफॉर्म किया हो, ऐसे ऐसे ईयर को हम बेस ईयर नहीं लेंगे, बिकॉज उससे क्या होगा, उससे जो रिजल्ट आएंगे वो फॉल्स रिजल्ट आएंगे, ठीक है ना। बेस ईयर इज यूज्ड एज अ बेसिस, बेस ईयर एक बेस के तौर पे यूज होता है फॉर कंपेयरिंग चेंजेस, क्या करने के लिए, चेंजेस को कंपेयर करने के लिए इन प्राइसेस और क्वांटिटीज इन अ गिवन पीरियड। इफ द वैल्यू ऑफ द बेस ईयर इज नॉट गिवन देन कंसिडर इट एज 100। ये आपके लिए एक अजम्पशन का काम करेगी कि अगर आपको बेस ईयर की कोई चीजें नहीं दी है तो आप उसे क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कंप्लीट मानेंगे, उसके ऊपर पता लगाएंगे कि इंक्रीमेंट हुआ है क्या डिक्रीमेंट हुआ है। जनरली द बेस ईयर शुड बी फ्री फ्रॉम इरेगुलर फ्लक्चुएशन। बेस ईयर कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए किससे, सारे फ्लक्चुएशन से, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि इकोनॉमी ने अलग अजीबोगरीब तरीके से परफॉर्म ना की और नॉर्मल इकोनॉमी क्या की हो, रन की हो। जैसे 2016 को नहीं ले सकते आप, नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, समझ में आ रही है। अब 2017 को नहीं ले सकते आप, बिकॉज 2017 में जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। तो इस तरह के जो ईयर्स होते हैं उनको आप बेस ईयर नहीं ले सकते, अदरवाइज आपको गलत नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो बेस ईयर ऐसा होना चाहिए जो सब चीजों से फ्री हो, नॉर्मली परफॉर्म किया हो इकोनॉमी ने, लाइक ऐसा ना हो कि किसी साल में अर्थक्वेक आया हो, फ्लड आ गई हो, है ना, सूखा पड़ गया हो, बहुत ज्यादा मार्केट में बूम हो, मतलब मार्केट में चीजों की जो रेट है वो आसमान, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत आउट परफॉर्म कर रही है, वैसा रिसेशन ना हो, बहुत ज्यादा मंदी ना हो मार्केट में, लॉकआउट समझते हो, लॉकडाउन ही बोल सकते हैं। वैसे लॉकआउट क्या होता है, बेसिकली लॉकआउट होता है तालेबंदी। जब क्या होता है ना, जो लेबर वगैरह होते हैं, लेबर स्ट्राइक करती है, तो लेबर स्ट्राइक इन द सेंस कि वो अपनी, उनकी कुछ मांगे होती है कि उन्हें अपनी सैलरी वगैरह बढ़वानी है, वेजेस वगैरह बढ़वानी है, तो फैक्ट्रियों पे ताला डाल देते हैं वो, है ना, और उधर बाहर ऐसे नारेबाजी करते, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जब तक हम अंदर नहीं जाने देंगे आपको, फैक्ट्री चलेगी नहीं, मशीनरी चलेगी नहीं, ठीक है ना। तो लॉकआउट्स वगैरह ना हो, स्ट्राइक्स ना हो, वॉर ना हुआ हो। जैसे अभी अभी क्या है ना कि अगर मान लिया तुम यूक्रेन के लिए और रशिया के लिए क्या हुआ था, वॉर हुआ था, है ना, तो वो जिस साल में वॉर हुआ उस साल को बेस ईयर नहीं ले सकते वो, अगर वो अपने लिए इंडेक्स नंबर निकालेंगे। बात समझ में आ रही है ना, तो वैसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है बच्चों, सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ डेटा। आप जहां से डेटा निकाल रहे हो, ध्यान से जो आपने वो प्राइसेस लिए और जो आपने वो क्वांटिटी ली, भाई वो तो वो भी तो आपको कहीं ना कहीं से पता ही चलेगी ना।
आपने वो ऐसी थर्ड क्लास वेबसाइट से उठा लिया वो डेटा आपने, जिसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो बोलो ना, चाहे भले ही तुम्हारा पर्पस भी सही हो, तुमने बेस ईयर का सिलेक्शन भी क्या किया हो, सही किया। अबे जिसके बेसिस पे तुम्हें एक्चुअल में नंबर्स निकालने हैं, है ना, वो बेस जो आपने नंबर लिए वो नंबर ही गलत है, वो थर्ड क्लास नंबर है, उल्टे सीधे कुछ भी लिखे हैं। मैं बताता हूँ आपको, सुनो। एक बच्चा कह रहा है कि जी मैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा, ठीक है ना, मेरे को जैसा बताया जाएगा मैं वैसे करूंगा, जो मेरे को पढ़ाया जाएगा मैं वो पढ़ूंगा। लेकिन अगर पढ़ाया ही गलत है, तो कितना भी रट ले, कितना भी समझ ले, कितना भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, जब वो उसे लिख के आएगा उधर, तो उसे बताया ही गलत गया है ना, तो जो बताया गया है वो वही लिख के आएगा। यस और नो? तो गड़बड़ होगी कि नहीं हो गई? अब वो बच्चा बोलने कि मैंने तो जी बहुत मेहनत की थी, मैंने तो वर्ड टू वर्ड लिखा, मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी, मेरे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल एंड क्लियर थे। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तेरे को जो कंटेंट डिलीवर हुआ है वो ही क्या हुआ है, गलत हुआ है। तो तेरी मेहनत सब क्या हो गई, उसमें पानी फिर गया। तो ऐसे यहाँ पे, तो आपको जो डेटा का सोर्स है, वो ऑथेंटिक जो सोर्स है ना, ऑथेंटिक सोर्स, उनसे डेटा लेना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कोई भी राह चलते फिरते कोई भी वेबसाइट से तुमने डेटा ले लिया, कहीं से भी नंबर उठा लिए, जिसके ऊपर ऐसा आप रिलाई कर सको, विश्वास कर सको, जो ट्रस्टेड हो, वहां से आपको डेटा लेना पड़ेगा, तो ही आप अपने मकसद तक पहुंच पाओगे। तुमने क्योंकि डेटा ही अगर गलत ले लिया, तो फिर कुछ भी कर लेना, फिर तुम अपने मकसद तक पहुंच ही नहीं पाओगे, सारी चीजें गलत हो जाएगी ना। जब डेटा गलत है, तो फिर कैलकुलेशन सही होने का कोई मतलब रह नहीं जाता। तुम्हारी सही कैलकुलेशन भी वो मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस जो तुम्हारी सही है ना, वो भी गलत ही है, क्योंकि डेटा ही क्या था। अरे जहाँ पे प्राइसेस 10 रुपए किलो थे, तुमने प्राइसेस ही कितने लिखे, 15 रुपए किलो लिखे, 20 रुपए किलो पकड़े प्राइस, तो गड़बड़ है ना। तो वो चीज है, the data is scattered over a large area, so there are chances for its being misleading। क्योंकि डेटा बहुत सारा होता है, स्कैटर्ड होता है, तो डेटा के मिसलीड होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। therefore it is necessary that the data used should be reliable। तो डेटा ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर आप क्या कर सको, विश्वास कर सको, रिलाई कर सको। वो एक्यूरेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। एडिक्वेट समझते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेट एंड एडिक्वेट? इनफ होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है ना, जितना डेटा चाहिए उतना होना चाहिए। मान लिया तुम्हें डेटा तो सही दिया, तुम्हें पढ़ाया तो सही, लेकिन 10 कॉन्सेप्ट पढ़ाने चाहिए थे, पढ़ाए हमने 4 ही। अब बोलो, तुम तो कहोगे कि जी मैंने तो सही भी पढ़ा था, है ना, लेकिन डेटा आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी, जो कॉन्सेप्ट थे, वो सफिशिएंट नहीं थे, तो अभी प्रॉब्लम होएगी। कंपेरेबल भी होना चाहिए। वो कैसे भी होना चाहिए कि उसे तुम क्या कर सको, कंपेयर कर सको। क्या कर सको, कंपेयर कर सको। इस साल को पिछले साल से, और पिछले साल को उस किसी दूसरे साल से, या एक इंडस्ट्री को दूसरी इंडस्ट्री से, एक कंपनी को दूसरी कंपनी से आप क्या कर सको, कंपेयर कर सको। और रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वो रिप्रेजेंट करता हो। क्या करता हो, डेटा को रिप्रेजेंट, वो जो डेटा है ना, वो रिप्रेजेंट करती हो वाकई में, कि मतलब जमीनी स्तर पे ऐसा हुआ हो। जमीनी स्तर पे मतलब जो प्राइसेस थे वो एक्चुअल में वो ही थे प्राइस, वो से रिप्रेजेंट, ऐसे नहीं कि जो थे वो ऑल टुगेदर बिल्कुल ही पता नहीं कुछ तो अलग ही चल रहा है, वैसा ना हो। रिप्रेजेंटेटिव वो रिप्रेजेंट करता हो उसको, ठीक है ना। तो डेटा ऐसा होना चाहिए। तो डेटा के बारे में, यानी कि सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ डेटा। पहली प्रॉब्लम थी कि तुम्हें पर्पस बराबर से पता होना चाहिए। दूसरी चीज कि तुमने बेस ईयर अच्छे से सिलेक्ट करना है। तीसरा, आपको जो डेटा का सोर्स है वो एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, डेटा जो होनी चाहिए सफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें। लास्ट है बच्चों, सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। ये मैंने आपको शुरू में ही समझाया था जब मैं आपको पर्पस बता रहा था। आपको आपके पर्पस के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला क्या करना चाहिए, सेलेक्ट। इक्वल इंपोर्टेंस है तुम्हारी बास्केट में, तुमने वेटेड पकड़ लिया तो गलत हो जाएगा। सबकी इंपोर्टेंस अलग अलग थी, तुमने सिंपल लगा दिया तो गलत हो जाएगा। तो आपको एप्रोप्रिएट फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी मेथड्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, लाइक लेस्पियर्स मेथड, पाशेस मेथड, बाउले मेथड भी होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। फिशर मेथड एक्सेट्रा। नो सिंगल फॉर्मूला कैन बी सेड टू बी एप्रोप्रिएट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। आप एक फॉर्मूला को पकड़ के, ये नहीं, मैंने शुरू में भी बोला था कि एक फॉर्मूला से, एक मेथड से आप सबको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सबके लिए अलग अलग सिचुएशन है ना।
हम हर एक बच्चे को यहाँ पे बैठे हुए कंपेयर नहीं कर सकते, सबके स्ट्रगल्स अलग है, सबके लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है वो अलग है, सबके साथ सिचुएशन क्या है अलग है, किसी के साथ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन है ना, वो सही नहीं चल रही है, किसी के साथ अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो हर एक बच्चे को हम कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई वो होशियार है तू क्यों नहीं होशियार है, उसके साथ अपने चैलेंजेस है, तुम्हारे साथ अपने चैलेंजेस है। हर एक की बुक कहीं और से स्टार्ट होती है, शायद आपकी बुक बिल्कुल बेस से स्टार्ट हुई है, आपको फर्स्ट पन्ने से अपनी बुक को स्टार्ट करना है, लेकिन एक बच्चा ऐसा है कि जिसकी लेट्स सपोज मैं फाइनेंस के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, एक बच्चे का फाइनेंस इतना स्ट्रांग है, उसका बैक एंड इतना स्ट्रांग है कि तुम्हें उधर पहुंचने में भी 5 साल लगेंगे, उसकी बुक चालू हुई है जब वो बुक एंड हो रही थी, उसको नई बुक चालू करनी है, समझ रहे ना। ऐसे ही एक फॉर्मूले को लेकर के हम सबको क्या नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हर एक चीज के लिए फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो नो सिंगल फॉर्मूला कैन बी सेड टू बी एप्रोप्रिएट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। द चॉइस ऑफ फॉर्मूला वुड डिपेंड नॉट ओनली ऑन द पर्पस ऑफ द इंडेक्स, केवल पर्पस के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट करोगे, बट ऑल्सो ऑन द डेटा अवेलेबल। मान लिया जो लेस्पियर है, मान लिया क्या लेस्पियर तो बोलता है कि बेस का क्या देना है, हमें वेट देना है। तुम्हारे को कहीं से भी बेस ईयर का क्या ही नहीं मिल पा रहा है, क्वांटिटी मिल ही नहीं पा रही है। अगर हम प्राइस क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं, बेस ईयर की क्वांटिटी मिल ही नहीं पा रही है तुम्हें, तो बताओ कैसे लगाइएगा। नहीं लगा सकते ना, क्योंकि वो तो किसका देता है, लेस्पियर क्या बोलता है कि बेस ईयर की क्वांटिटी का क्या देना है, वेट देना है। तुम्हारे पास बेस ईयर की क्वांटिटी मिल ही नहीं पा रही, तुम्हारे पास तो बस किसकी क्वांटिटी है, करंट ईयर की क्वांटिटी। तुमने सब जगह से देख लिया, कोई सोर्स मिल ही नहीं पा रहा जहां से बेस ईयर की क्वांटिटी मिल जाए, तो तुम्हें फिर ना चाहते हुए भी कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पाशिया का लगाना पड़ेगा, जबकि लगाना कौन सा था तुम्हें, लेस्पियर। तो वो कह रहा है कि डेटा क्या अवेलेबल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसी के साथ साथ बच्चों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, जहां पे हमने 4 हेडिंग पढ़ी। पहला पर्पस, दूसरा बेस ईयर, तीसरा तीसरा बोलो ना, सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ डेटा, और चौथा हाँ सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। फिर मैंने ये बताया था आपको, इसमें हल्की सी चीजें रहती है, बस ये एक बार आपको दिखानी है। ये यहाँ पे आ जाता है ना क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में, कुछ नहीं है, अब सब समझ में आ गया। तो मैं नहीं भी बताऊंगा तो चलेगा, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए आपको फिर भी कल बताऊंगा। ये करा करके कल नए टॉपिक्स चालू करेंगे हम, ठीक है ना। ये हल्का सा पोर्शन जितना मैंने स्क्रॉल किया अभी लास्ट में इतना रहता है, एक बार दोबारा वापस से बताना है और फिर आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।